बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है रिलेशनशिप बिटवीन के बी एंड के डब्ल्यू, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड यानी के आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस के एंड आयनिंग प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। इन तीनों के बारे में बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ बेटा जो दूसरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा कॉमन आयन इफेक्ट एंड बफर सॉल्यूशन। बेटा हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, रिलेशनशिप बिटवीन के बी एंड के। बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि के बी और के के दरमियान में क्लोज रिलेशनशिप होता है। हम इन तीनों की वैल्यू बेटा जो है वो ड्रा करेंगे। आपने याद रखना है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं के से। के जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है फॉर एसिड से का। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं बेटा जिसमें हम एक एसिड ले रहे हैं, वो HA है। इस एसिड को बेटा हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में। यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के कंपैरेटिव बेस के तौर पर एक्ट करेगा, जिसको हम ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। ये प्रोटॉन को गेन करेगा। तो जब ये HA प्रोटॉन को बेटा लूज़ करेगा तो ये A नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और वाटर जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये H3O प्लस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर कर लें, यानी कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन को कंसीडर कर लें, रिवर्स रिएक्शन को, तो H3O प्लस जो है ये एसिड होगा, ये प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। कॉन्जुगेट एसिड इसको कहेंगे हम। और जो A नेगेटिव है ये प्रोटॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है, तो इसलिए ये बेस होगी और इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। इस रिएक्शन के लिए बेटा हमने KC एक्सप्रेशन जो है वो लिखे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बटे के ऊपर लिखी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बटे के नीचे हमने लिख दी। अब हमने कहा कि KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन एंड H2O कंसंट्रेशन। अब बेटा हमने कहा कि यहाँ पे जो H3O प्लस है ये है हाइड्रेटेड प्रोटॉन। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको कहा था कि ये ऐसा प्रोटॉन है जो वाटर के अंदर मौजूद है, तो इसकी जगह पे हम H प्लस भी लिख सकते हैं, H प्लस भी लिख सकते हैं। और बेटा जो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन है ना, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ये कांस्टेंट रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो वो कहता है इसको उठा के फिर आप इधर ले लें। तो हमारे पास आ जाएगा KC इंटू H2O की कंसंट्रेशन, और उसके बाद H3O प्लस की जगह पे हमने H प्लस लिख दिया, और साथ में A नेगेटिव और नीचे HA की कंसंट्रेशन एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये दोनों जो हैं बेटा, ये हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को के प्रोडक्ट को कहेंगे KA। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा कि KA इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन, यानी एसिड की कंसंट्रेशन। अब बेटा वो कहते हैं इस केस में जो A जो है वो जब कुछ A नेगेटिव को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो जो A नेगेटिव बना था ये कॉन्जुगेट बेस थी, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करने के साथ क्या होगा कि ये बेस है तो ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगी। यानी A नेगेटिव बेस है तो इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और वाटर प्रोटॉन डोनेट करके क्या बन गया? OH नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे A नेगेटिव जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रही है। A नेगेटिव जो है वो बेस के तौर पर जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्ट कर रही है, तो ये वाटर से प्रोटॉन को गेन करती है और HA बन जाता है, साथ में OH नेगेटिव आयन जो हैं वो बन जाएंगे। तो हम कहते हैं A नेगेटिव बेस है, वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा, और HA जो है वो अल्टीमेटली फिर वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा इस बेस का रिवर्सिबल रिएक्शन में, और OH नेगेटिव जो है वो बेस बन जाएगी। इस रिएक्शन के लिए जो बेटा अगर हम इसी तरह KC एक्सप्रेशन लिखें तो ये दोनों जो हैं वो बटे के ऊपर आ जाएंगे और ये दोनों बटे के नीचे आ जाएंगे। और फिर हमने कहा कि यहाँ पे वाटर है, ऊपर वाली इक्वेशन की तरह वाटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम लेंगे ये इसी तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा KB।
तो के बी जो है बेटा ये हमारे पास आएगा एच ए की कंसनट्रेशन डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय ओ एच नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं बेटा हमारे पास। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम इनका रिलेशनशिप निकाल सकें के डब्ल्यू के साथ। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमने पहले ये के ए वाला एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने के बी वाला एक्सप्रेशन लिखा और इधर हमने लिखा कि के ए और के बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब बेटा हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ए नेगेटिव इस ए नेगेटिव से कैंसिल, ये एच ए जो है वो इस एच ए से कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या रह गया, एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव। तो के ए इंटू के डब्ल्यू जो है सॉरी के ए इंटू के बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, एच प्लस और ओ एच नेगेटिव के बराबर। और एच प्लस और ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन ये किसके बराबर होती है, के डब्ल्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो ये बेटा जो प्रूफ है इसको आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है कि आप साबित करें, सवाल ये पूछा जाएगा कि आप साबित करें कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये साबित करना आपने, प्रूफ डैट के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो इसको आपने साबित करना है, उसके लिए आपको ये जो है ना वो काम करना होगा। तो ये बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन वो कहता है कि ये बड़ी यूज़फुल होती है हमें, अगर के ए पता है तो हम के बी निकाल सकते हैं और के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो 14 होगी। अब बेटा हमने इसी इक्वेशन का जिसको ये जो इक्वेशन आई थी के ए इंटू के बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के डब्ल्यू, इसी का हमने बेटा जो है ना वो अब इसको हमने इस तरह से ट्रीट करना है कि इसका हमने नेगेटिव लॉग ले लेना है। जब हमने इसका नेगेटिव लॉग लिया, पहले हम सादा सिंपल लॉग लेते हैं फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। इसका मतलब ये हुआ कि हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ये बन जाएगा पी के ए, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी ये बन जाएगा पी के बी, और नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू। जब हमने नेगेटिव लॉग लिया तो बेटा ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 के बराबर। तो ये आ जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है पी के ए प्लस पी के बी, पी के डब्ल्यू की जगह पे हमने 14 लिख दिया तो ये आ जाएगा 14 के बराबर, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। तो ये एक और बेटा जो है वो प्रूफ आ गया हमारे पास। इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूफ जो है ना वो प्रिपेयर करना है। वहाँ पे लिखा होगा प्रूफ करें कि पी के ए प्लस पी के बी इज़ इक्वल टू 14। तो ये प्रूव करें जी, इसको आपने प्रूव करना है तो उसके लिए आपने ये जो है वो इक्वेशन कर लेनी है बेटा याद। अब बेटा वो कहता है कि आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं अभी, ये हमें ये बताती हैं कि अगर कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगी तो एसिड जो हो वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जो कॉन्जुगेट एसिड जो कॉन्जुगेट एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस का वो वीक जो है वो एसिड होगा। तो यानी कि एक बेस जो होती है उसका जो आफ्टर द एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन जो उसका रिलेटिव जो है बेटा वो स्पीशी पर प्रोड्यूस होती है वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस ही तो कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो आपने याद रखना है कि वो वीक होगा, और अगर वो एक वीक एसिड है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और इस तरह हमारे पास बेटा इससे ये साबित होता है कि के ए और के बी के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। के ए जो है वो अगर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, बेसिक प्रॉपर्टी फिर अल्टीमेटली कम होगी। तो ये बात हमने यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा जो है ना वो भी इसी तरह से ही होता है कि जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम्प्लीटली सोलूबल नहीं होता, उसको हम जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो जितना डिज़ोल्व हो सकता था वो हो गया, और उसके बाद वो रिएक्शन जो है वो सिस्टम जो है वो एक्विलिब्रियम में चला गया। अब हमने उसकी उस सब्सटेंस की सोलबिलिटी को मज़ीद कम करने के लिए हमने उसमें कॉमन आयन डाल दिया। अल्टीमेटली ये बेटा जो है वो ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर रहा है। तो हमने कॉमन आयन जो है वो उसमें ऐसा सब्सटेंस और डालना है जिसमें कॉमन आयन हो। तो वो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट के अंदर उस सेम आयन की अमाउंट बढ़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स चलेगा, और सोलबिलिटी जो है उस सब्सटेंस की जो कि पार्शली सोलूबल था या स्पेरिंगली सोलूबल था उसकी सोलबिलिटी जो है वो और कम हो जाएगी।
तो ये इसको आपने इस तरह याद रखना, द सुप्रेशन का मतलब है कमी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग कॉमन आइन आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड, कि आप बाहर से कॉमन आइन ऐड करके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन में सुप्रेशन कर दें, कमी कर दें, तो इसको हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। बेटा आपने कॉमन आइन इफेक्ट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम बेटा जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉमन आइन इफेक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है इसको आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद करने। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं बेटा। एग्जांपल सबसे पहले है प्योरीफिकेशन ऑफ NaCl। ये पॉइंट बेटा जो है ना ये खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस तरह सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई किया जाता है HCl का इस्तेमाल करके। तो ये भी बड़ा अहम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट को भी बेटा आपने जो है वो याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है बेटा उसको हम जो है वो HCl पास करके जो है वो सेपरेट किया जाता है बाय द सैचुरेटेड ब्राइन। सैचुरेटेड सोल्यूशन जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं ब्राइन का, ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन जो होता है, तो सोडियम क्लोराइड फुली आयोनाइज हो जाता है। अब हमने सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनानी है, तो वो कहते हैं NaCl था, इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये बना गया Na+ और Cl नेगेटिव। अब इस मिक्सचर के अंदर जो है बेटा, अब इस सिस्टम के अंदर दो आइंस होंगे, एक होगा Na+ और दूसरा होगा Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन के लिए हमने Kc एक्सप्रेशन लिख ली है। अब हम चाहते हैं कि वो सोल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड को जो है वो क्रिस्टल की सूरत में बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम उसमें HCl डाल देंगे। HCl जो है वो सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होकर Cl नेगेटिव आयन बना देगा और H+ बना देगा। अब बेटा Cl नेगेटिव आयन पहले भी सोल्यूशन में मौजूद थे, तो ये दोनों आयन क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब इन आयन के कॉमन होने की वजह से Cl नेगेटिव की जो है वो कंसनट्रेशन सिस्टम के अंदर सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज़ कर देगी और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स आना शुरू हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल उसकी बनना शुरू हो जाएंगी। तो सोडियम क्लोराइड को प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए बेटा हम ये अमल जो है वो करते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह KClO3 था, ये आयोनाइज हुआ तो इसने K+ और Cl3 नेगेटिव बना दिए। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलबिलिटी को मज़ीद कम करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए हम KCl ऐड कर देते हैं। अब जब हमने KCl उसी सोल्यूशन में ऐड किया तो यहाँ पे कॉमन आयन आ गया K+ कॉमन आयन होने की वजह से जो है वो पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन K+ की इंक्रीज़ कर देगी और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल आना शुरू हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो है बेटा इसमें हम KClO3 की जो सोलबिलिटी है इसको सप्रेस कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो अलग होता जाएगा। तो बेटा इसके अलावा और भी दो एग्जांपल्स हैं वो आपने कर लेनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। बफर सोल्यूशन जो है ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है कि बफर सोल्यूशन जो है ये क्या होता है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी pH को चेंज नहीं होने देता, इवन कि आप उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऐड कर दें एक एसिड की या एक बेस की, तब भी वो आपने सोल्यूशन अपनी pH को चेंज होने नहीं देता। बेटा सोल्यूशन जो होगा, बफर सोल्यूशन जो होगा, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ये टाइप्स जो हैं ये बड़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो है बेटा इसमें हम जो है ये वो बफर है जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस के लेट्स सपोज कि मेरे पास बेटा एसिटिक एसिड है, ये हम जानते हैं ये वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मुराद है कि जब हम इसका स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो तब जो सॉल्ट बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन करवा दिया इसका। अब यहाँ पे वाटर के साथ बेटा जो है ना वो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हम जानते हैं NaOH। अब यहाँ पे इसका बेस का OH, इस बेस का OH और इसका H जो है ये आपस में मिल के वाटर बना देंगे और साथ में Na आके यहाँ पे लग जाएगा, तो ये सॉल्ट बनेगा। अब ये सॉल्ट बना है इस एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाने से, तो हाँ इसलिए हम कहेंगे कि ये सॉल्ट है इस एसिड का फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस से जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है। इन दोनों का मिक्सचर जब हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास हो जाएगा एक
बफर सोल्यूशन बन जाएगा जो एसिडिक बफर होगा और इसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी। तो ये इसकी मिसाल आपने कर लेनी है। बेसिक बफर होता है बेटा, आप वीक बेस लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक बेस और उसका सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच इसकी बेटा चूँकि ये बेसिक होगा तो इसकी पीएच जो होगी वो अल्टीमेटली मोर देन 7 होगी। ये हैंडरसन इक्वेशन बेटा जो है ना ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। और इसकी मिसाल है अमोनिया का, अगर आप NH4Cl से मिक्सर ले लें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें और उसका मिक्सर ले लें। अब सवाल ये है कि हमें बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि डेफिनेशन बफर सॉल्यूशन की, बफर सॉल्यूशन की टाइप्स, एसिडिक और बेसिक बफर और उसकी ज़रूरत, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो है वो 7.35 उसकी पीएच होती है। अगर ये 7 हो जाए या किसी तरह 8 हो जाए तो इंसान मर सकता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो भी एक बफर है, वो जो नेचुरल बफर है वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, वो पीएच को मेंटेन रखता है। बास टाइम हम ऐसे रिएक्शन जो है वो बेटा स्टडी करने जा रहे होते हैं जिनमें हम पीएच चेंज नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे हम एक ऐसा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं जो पीएच को चेंज होने से रोकता है। तो ये हमारी ज़रूरत होती है बास टाइम, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल और मोलिकुलर बायोलॉजी में या सॉइल साइंसेज में, न्यूट्रिशन में, क्लिनिकल एनालिसिस में बहुत सारे हम सब्सटेंस इस तरह से इस्तेमाल करते हैं पीएच चेंज करने से, जो अपनी एक्टिविटी चेंज कर देते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज कर देते हैं। तो हम वहाँ पे उनको स्टडी करने के लिए पीएच जो है वो कांस्टेंट रखना हमारी मजबूरी होती है। बफर सॉल्यूशन एक्ट कैसे करता है बेटा? बफर सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एसिडिक बफर है, वीक एसिड एसिटिक एसिड है और उसका सॉल्ट है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, ये हमने ले लिया। सोडियम एसिटिक एसिड को बेटा हमने वाटर में ऐड किया तो ये थोड़ा सा डिजोल्व होकर एसीटेट आयन बना देगा, साथ में ये इसने वाटर को प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये H+ और CH3COO नेगेटिव आ गया। हम इसका सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट जो है इसका कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो बेटा CH3COO नेगेटिव था पहले रिएक्शन में एसिटिक एसिड की जो है वो डिसोसिएशन जो थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पे मिक्सचर के अंदर एसिटिक एसिड भी होगा हमारे पास, ये भी मौजूद होगा, Na+ भी होगा, H3O+ भी होगा, ठीक है, और वाटर भी वहाँ पे एज इट इज़ होगा। तो ये सब्सटेंसेस हमारे पास आ गए। अब अगर हम वीक एसिड भी है इसमें, सॉरी अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड करते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस भी ऐड करते हैं, तो ये चीज़ें जो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं ये उसके साथ इस तरह से बिहेव करेंगी कि उसको न्यूट्रलाइज करती जाएंगी, उसके इफेक्ट को क्या करती जाएंगी, न्यूट्रलाइज करती जाएंगी। अब वो कहते हैं कि एक्चुअली दिस बफर इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ CH3COOH एंड CH3COO नेगेटिव कंपोनेंट। जब एक एसिड हम इसमें ऐड करते हैं इस बफर के अंदर तो CH3 यानी कि अगर हमने एसिड ऐड किया तो एसिड का काम होगा वो क्या देगा, वो प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा। तो सोल्यूशन में मौजूद CH3COO नेगेटिव उसके साथ रिएक्शन करके उसको रिएक्शन करेगी और ये इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी और जो पीएच होगी सोल्यूशन की वो अनचेंज रह जाएगी। और अगर हमें कोई बेस इसमें ऐड कर देते हैं लेट्स सपोज, तो वो बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देगी। तो OH नेगेटिव आयन जो होगा उसके साथ ये बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी और उस OH नेगेटिव आयन के साथ ये एसिड अटैक करेगा और ये इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये OH नेगेटिव आयन जो है एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेसिक करैक्टर जो होता है बेटा वो OH नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। अगर OH नेगेटिव आयंस ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली वो सिस्टम जो है उसमें पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच चेंज जो है वो फिर नहीं होगी। हैंडरसन इक्वेशन बेटा इसको आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। जो कहता है लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बफर सोल्यूशन है जिसमें हमने एक एसिड लिया, वो आयोनाइज हुआ H+ और A नेगेटिव बना दिया। अब इसी एसिड का हमने सॉल्ट ले लिया फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस Na सोडियम के लिए है और A जो है वो जनरल सिंबल है, तो ये आयोनाइज हो गया Na+ और A नेगेटिव बना देता है। अब यहाँ पे A नेगेटिव कॉमन आयन है तो उसकी वजह से पहली जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आयोनाइजेशन में सप्रेशन होगी कि A एक्सप्रेशन हमने इस रिएक्शन के लिख लिए हैं। अब वो कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे H+ की वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये जो था ना ये बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने के लिए हम हैंडरसन इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये HA जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A नेगेटिव डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का वो कहता है आप लॉग ले लें। जब हमने इसका लॉग लिया तो आ गया log H+ इंटू log KA और log ऑफ HA ओवर A नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव लॉग ले लिया तो ये नेगेटिव साइन आती जाएगी सबके साथ।
अब नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस होता है पी एच, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए होता है पी के ए, और उसके साथ ये चीज़ ऐसे इट इज़ आ जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना वो नेट इक्वेशन आ जाएगी, ये इसको हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। यहाँ पे देखें तो बटे के ऊपर क्या है, बटे के ऊपर जो है वो एसिड है और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे सॉल्ट है, इसको कह देते हैं या कॉन्जुगेट बेस भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास नेट इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन थी बेटा वो पॉजिटिव करने के लिए सॉल्ट को ऊपर कर दिया और ये एसिड को नीचे कर दिया बटे के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ गई जी हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन आ गई। अब हमने पीएच कैलकुलेट करनी है हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो कहता है लेट्स सपोज कि आपके पास एक जो है वो बफर सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है। तो इसके लिए हमने पी के ए जो है वो अपने पी एच जो है इसकी आप कैलकुलेट कर लें। अगर हमारे पास इन दोनों की कंसनट्रेशन होगी तो एसिड की और सॉल्ट की कंसनट्रेशन है तो अल्टीमेटली फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि आप यहाँ पे एक जनरली अंदाज़ा लगा लें कि जितनी H3COOH की कंसनट्रेशन है उतनी ही CH3COONA की भी कंसनट्रेशन है, इन दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है। तो ये दोनों से कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो log 1 का लेते हैं तो वो 0 आता है। और पी के ए जो एसिटिक एसिड के लिए है वो मेजरेबल है जो कितनी है 4.74 है। तो ये बेटा तरीका था हमारे पास। अब अगर हम बेसिक जो है बेसिक सोल्यूशन पे ये अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी यही सेम आएगा। बेसिक बफर के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी बेटा हम पी एच या पी ओ एच निकाल सकते हैं। यहाँ पे एसिडिक बफर था तो उसके लिए हमने पी एच लिया और यहाँ पे हमने पी के ए लिया। अगर बेसिक बफर होगा तो यहाँ पे हम लेंगे पी ओ एच और साथ में क्या आ जाएगा पी के बी। बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी सेम आ जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी सेम आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी जो है बेटा ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि कितनी कैपेबिलिटी है बफर सोल्यूशन में। हमने कहा था कि स्मॉल अमाउंट आप एसिड और बेस की ऐड कर रहे हैं तब भी बफर सोल्यूशन पीएच चेंज होने के लिए रजिस्ट करता रहता है, लेकिन आखिर कब तक करता रहेगा, कितनी को अमाउंट को बर्दाश्त कर सकेगा एसिड और बेस की। तो ये कैपेबिलिटी होती है एक बफर सोल्यूशन की कि वो किस हद तक कितनी अमाउंट एसिड और बेस की उसमें ऐड करें तो कब तक वो रजिस्ट करता रहेगा चेंज इन द पीएच में। तो ये जो है बेटा वो इसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी, दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। बहुत ही अहम बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। अब बेटा बफर कैपेसिटी जो है इसको मेजर करने के लिए हम नॉर्मली हेंडरसन इक्वेशन का जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक बफर सोल्यूशन है जिसमें 0.11 मोलर जो है वो CH3COONA है और 0.09 मोल जो है वो एसिटिक एसिड है। जब हमने अमाउंट मिल गई हमें सॉल्ट की भी और एसिड की भी तो हम हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करके पीएच हमने निकाल ली, बफर सोल्यूशन की पीएच इतनी है। अब हमने इसी सोल्यूशन में 0.11 मोल यानी स्मॉल अमाउंट जो है वो NaOH की डाल दी उस बफर सोल्यूशन में जो ये हमारे पास था और उसकी पीएच भी हमारे पास 4.83 थी। जब हमने 0.01 मोल बेटा उसमें स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड कर दिए तो वो आयोनाइज होगी और 0.01 मोल Na प्लस बने और 0.01 मोल OH नेगेटिव आयन के जो है वो बन जाएंगे। अब हमने कहा कि ये जो हमारा बफर सोल्यूशन है ये इस गिवन OH नेगेटिव को जो है ये जो OH नेगेटिव बेस की तरफ से आ रहा है इसको एसिटिक एसिड जो है बेटा वो यूटिलाइज करेगा, यानी कि सोल्यूशन में मौजूद जो एसिटिक एसिड था CH3COOH वो उसमें उसके 0.09 मोल थे और उनमें से 0.01 मोल जो है वो रिएक्ट कर देंगे OH नेगेटिव आयन से और पीछे कितने रह जाएंगे 0.8 मोल रह जाएंगे। और सोडियम एसीटेट जो है CH3COONA जो है उसमें उसके 0.11 मोल थे और ये जब इसमें 0.01 मोल और ऐड हो जाएंगे तो ये 0.12 मोल बन जाएंगे। तो अब हमारे पास नई अमाउंट ये आ गई है सॉल्ट की और एसिड की। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने पीएच निकाली थी, ये आ गई 4.92 है आई है। तो पहले कितनी थी 4.83 थी, अब कितनी होगी 4.92, यानी कि ये बहुत स्मॉल चेंज है पीएच के अंदर। यानी कि अब हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से एक बफर सोल्यूशन ने पीएच को चेंज होने से रोका।
तो ये यहाँ तक बेटा आपका चैप्टर था। इसके बाद जो है हमारे सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।